Hello guys and welcome back once again for another session of class 11 accountancy। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो क्लास 11 की जो अकाउंट्स की बुक है, इसमें हम एक नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे जो कि टोटली थ्योरेटिकल बेस्ड ही है, ऑल्दो हमें प्रैक्टिकल्स में भी ये बहुत काम आता है। वो है कैपिटल एंड रेवेन्यू। ये चैप्टर नंबर 20 है, हरियाणा एडिशन की जो डीके गोयल की बुक है उसके अकॉर्डिंगली। देखिए ये जो दो नए वर्ड्स हैं, मैं नए नहीं कहूंगी, ये जो दो टर्म्स हैं वो अकाउंट्स में ही हम दो वर्ड्स यूज करते हैं। एक है एक्सपेंडिचर और एक है रिसीट। ये क्या है? देखो, एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? खर्च करना। कुछ हम खर्च कर रहे हैं, हम बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म्स में अगर इसे समझे तो। और रिसीट का मतलब क्या होता है? जब हम कुछ रिसीव कर रहे होते हैं, जब हमारी कुछ इनकम हो रही होती है, हम उसे बेसिकली रिसीट का मतलब लेकर समझते होते हैं। तो हमारे पास ये जो कैपिटल और रेवेन्यू वर्ड है वो इसी तरीके से ही इन दोनों के साथ जुड़ा हुआ है। मतलब हम एक्सपेंडिचर को भी कैपिटल और रेवेन्यू के नजरिए से समझ सकते हैं कि क्या है, और रिसीट को भी इन दो कैटेगरीज में ही डिवाइड कर समझ सकते हैं कि ये क्या होती हैं। जो हमारा आज का सेशन रहेगा, हम उसमें सिर्फ एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे कि भाई कैपिटल और रेवेन्यू चीज है क्या। दैट मीन्स कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, इसकी कुछ एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिलेंगी, आपको बहुत ही आसानी से ये समझ में आ जाएगा कि ये है क्या। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आगे बढ़ते हैं। देखो, मैंने जैसा कि आपको कहा कि हम आज एक्सपेंडिचर वाला कंसेप्ट कवर करेंगे, एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। तो देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, हम एक्सपेंडिचर को कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। अब ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ये क्या होता है? देखो, हम जानते हैं कि जो बिजनेस की पूरी लाइफ होती है ना, उसे हम अकाउंटिंग पीरियड में डिवाइड करते होते हैं, और वो टाइम पीरियड जनरली होता है 12 महीनों का। और हम उस सेशन को कवर करते हैं अप्रैल से लेकर नेक्स्ट ईयर के मार्च तक। जैसे आपके स्कूल्स जो हैं वो जनरली ऐसे ही चलते होते हैं, इसी ड्यूरेशन के हिसाब से ही चलते होते हैं कि अप्रैल में नया सेशन स्टार्ट होता है और मार्च में फाइनल एग्जाम्स होते हैं। तो बिल्कुल इसी तरीके से ही है कि अगर तो हम ऐसा एक्सपेंडिचर कर रहे हैं जिसको हम एक साल के अंदर अंदर ही जिसका बेनिफिट हम डिराइव कर लेंगे, जिसके अगेंस्ट हमें जो भी बेनिफिट मिलना चाहिए वो हमें एक साल के अंदर अंदर ही डिराइव हो जाएगा, उस एक्सपेंडिचर को तो देखो सिंपलेस्ट टर्म्स में समझाऊं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते होते हैं। लेकिन जिसका हमें बेनिफिट आगे आने वाले कई सालों में मिलता रहेगा, जो इस तरीके से खर्च किया गया है, क्योंकि एक्सपेंडिचर का मतलब आपको खर्च करना बताया ना, तो जिसको हमने खर्च किया है और हमें उसका बेनिफिट एक साल से ज्यादा आने वाले सालों में भी मिलता रहेगा, हम उस खर्चे को कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में कवर अप करेंगे। ये बहुत ही सिंपलेस्ट चीज है। मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ये समझ में आ गया ना, तो आपको एक एक लाइन समझ में आएगी कि क्या है। तो देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? एनी एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ अ फिक्स्ड एसेट इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो, मुझे मेरा बिजनेस चलाने के लिए कार चाहिए थी या ट्रक चाहिए था, ट्रांसपोर्टेशन पर्पसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो अगर वो मैंने आज खरीद लिया है तो वो क्या कर रहा है? वो मेरी एक्विजिशन है ना, मैंने एक एसेट खरीद ली है ना अपने बिजनेस के लिए, तो वो मेरे बिजनेस की फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू को बढ़ा रहा है। इसीलिए उस खर्चे को, जो मैंने कार खरीदी या जो मैंने ट्रक खरीदा, उसे मैं कौन सी कैटेगरी में कवर करूंगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में कवर करूंगी। तो इसीलिए आपको एग्जांपल्स आगे क्या कहते हैं? एज सच द अमाउंट स्पेंट ऑन द परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग,
इसीलिए लैंड एंड बिल्डिंग पर किया गया खर्चा या प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए किया गया खर्चा, फर्नीचर एक्सेट्रा पर किया गया खर्चा कौन सी नेचर का कहलाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आकर कैपिटल नेचर का कहलाता है। अब ये क्या करते हैं, ऐसे एक्सपेंडिचर्स क्या करते हैं? देखो वैसे तो आपको यहां लिखा हुआ है कि ये इंक्रीज कर देते हैं वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट को, लेकिन हम यहां पर ये कहेंगे एक्चुअली ये क्या करते हैं, ये ना कंपनी की या हम कहें ये बिजनेस की प्रॉफिट अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं। जैसे अगर मैं प्लांट या मशीनरी की ही एग्जांपल लूं, अगर मैंने अपनी फैक्ट्री में मशीनरी सेटअप करवाई है, नई मशीन सेटअप करवाई है, अब वो नई मशीन पहली वाली मशीन के कंपैरेटिवली ज्यादा नंबर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस करेगी, तो दैट मीन्स मेरी कंपनी या मेरी फैक्ट्री की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है ना, तो इसलिए सच एक्सपेंडिचर यील्ड्स, यील्ड का मतलब क्या होता है कि हमें बदले में इन रिटर्न मतलब क्या अर्न हम करते हैं, तो हम यहाँ बहुत ही सिंपलेस्ट टर्म में अगर समझें तो ये हमें क्या कमा कर देती है, ये हमें बेनिफिट कमा कर देती है ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड हेंस इज रिटर्न इन एसेट्स। तो इसीलिए ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं जिनका हमने नाम पढ़ा, जो कुछ एग्जाम्पल्स हमने देखी, हमें पता है लैंड हमारी एसेट है, बिल्डिंग हमारी एसेट है, प्लांट हमारी एसेट है, फर्नीचर हमारी एसेट है, तो इसीलिए इन पर किया गया जो खर्चा होता है हम उन चीजों को कौन सी कैटेगरी में शो करते हैं? एसेट्स की कैटेगरी में शो किया जाता है। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रखी हैं, हम एक एक कर हर एक एग्जाम्पल को देखेंगे और समझेंगे। देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल, एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट्स इन द एक्विजिशन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट, जो मैंने आपको यहां ही ऑलरेडी बता दिया कि ये हमारी फिक्स्ड एसेट की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। सो व्हेन वी आर एक्वायरिंग एनी फिक्स्ड एसेट, चाहे वो लैंड है, चाहे वो बिल्डिंग है, चाहे वो प्लांट है, चाहे वो कार है, चाहे वो मोटर व्हीकल है, कुछ भी है, अगर वो हमारी फिक्स्ड एसेट की एक्विजिशन है तो उस तरीके का एक्सपेंडिचर क्या कहलाया जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाया जाएगा। सच एसेट वुड बी यूज्ड इन द बिजनेस फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स, क्योंकि ऐसे एसेट्स को हम आने वाले कई सालों तक इस्तेमाल करते हैं, उन्हें जल्दी डंप नहीं कर दिया जाता है, नंबर ऑफ ईयर्स के लिए आने वाले कई सालों तक हम उनका फायदा उठाते रहते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है? एक्सपेंडिचर इन कनेक्शन विद दी परचेज और इरेक्शन ऑफ ए फिक्स्ड एसेट सच एज वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर इरेक्टिंग मशीन्स। आपने डेप्रिसिएशन वाला चैप्टर होप है कि किया होगा, तो उसमें क्या होता था, जब हम कोई नई मशीनरी लेकर आते थे या पुरानी भी अगर ले आते थे तो कई बार हम इंस्टॉलेशन के वक्त ही कुछ इंपॉर्टेंट खर्चा किया करते थे, या अगर नई मशीनरी है तो इरेक्शन चार्जेस या हम वेजेस पे करते थे, तो हम क्या करते थे, हम उसे कॉस्ट में ही ऐड कर देते थे ना, अलग से थोड़ी ना शो करते थे। तो आपको वही बात यहाँ पर लिख रखी है कि क्या है, वो क्या बता रहे हैं कि वेजेस पेड टू वर्कर्स फॉर इरेक्टिंग मशीन, मतलब मशीनों की सेटिंग अप करने के लिए कोई कार्टेज पे किया है, कोई किराया पे किया है, अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी को लेकर आने के लिए, ओवरहॉलिंग ऑफ सेकेंड हैंड मशीन, मतलब सेकेंड हैंड मशीन्स भी अगर आपने खरीदी हैं तो उन्हें प्रॉपर फंक्शन करने के लिए, प्रॉपर फंक्शनिंग में लेकर आने के लिए जो भी आप खर्चा करोगे वो सारा का सारा खर्चा कौन से नेचर का कहलाया जाएगा? कैपिटल नेचर का कहलाया जाएगा। क्योंकि देखो ऑन दी होल हो क्या रहा है, ये आपकी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में आपकी मदद कर रहा है, तो इसलिए इस नेचर को, इस तरह के कैपिटल एक्सपेंडिचर इस तरीके के एक्सपेंडिचर को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में कवर करेंगे। नेक्स्ट क्या है? एक्सपेंडिचर which results in the extension or improvement of fixed assets and which increases the, देखो ये मेन इंपॉर्टेंट है, अर्निंग कैपेसिटी, जो मैंने पहले भी आपको बता दिया कि जो आपकी एसेट्स की अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर दे रहे हैं, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहे हैं, इस तरीके के किए हुए खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। सो सच एज अमाउंट स्पेंट ऑन इंक्रीजिंग दी सीटिंग कैपेसिटी ऑफ अ सिनेमा हॉल, जैसे कोई थिएटर है, कोई सिनेमा हॉल है,
अगर वहां पर नंबर ऑफ सीट्स, सीटिंग कैपेसिटी अगर इंक्रीज कर दी जाती है तो हम उसे कौन सी कैटेगरी में कवर करेंगे? कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में। अब देखिए नेक्स्ट फोर्थ क्या है, ये है ऑल अमाउंट spent up to the point an asset is put to use is treated as capital expenditure। जो भी खर्चा आपने किसी भी एसेट को यूज करने से पहले उसे यूज में लेकर आने के लिए किया है, उस सारे के सारे खर्चे को आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में ही कवर करोगे। आप मकान खरीदते हो, आप जमीन खरीदते हो, आप उसकी रजिस्ट्री करवाते हो, तो वो आप उसकी कॉस्ट में ही ऐड करके बताते हो ना कि भाई टोटल हमें इतने का पड़ा मकान। तो यहां पर भी ऐसा ही कुछ है। इसीलिए कोई भी लीगल फीस, कोई भी ब्रोकरेज, अगर आपने किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने के लिए या इंटरेस्ट पे कर रहे हो आप लोन्स पर, और वो लोन आपने क्यों लिया? ताकि आप कोई एसेट एक्वायर कर सको, तो बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज नहीं किया अभी आपने एसेट को, उसके यूज करने से पहले आप अगर कोई भी खर्चा उससे रिलेटेड कर चुके हो तो वो आप उसकी कॉस्ट में कवर अप करते हुए उसे कैपिटल नेचर का ही मानोगे। लेकिन देखो सबसे अच्छा पॉइंट, जब आप एसेट को यूज करना शुरू कर चुके हो उसके बाद का, जैसे यहां इंटरेस्ट पेड ऑन लोन्स की बात की गई है ना, तो उसके बाद का अगर कोई इंटरेस्ट ऑन लोन है तो उसे कैपिटल नहीं, उसे रेवेन्यू की कैटेगरी में कवर अप किया जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से नेक्स्ट हमें एग्जाम्पल में क्या है, ये है एक्सपेंडिचर्स इनकर्ड फॉर एस्टैब्लिशिंग द बिजनेस। जब आप बिजनेस की स्थापना कर रहे हो, देखो बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस हमें कुछ प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह बियर करने पड़ते हैं, हमें कुछ खर्चे बियर करने पड़ते हैं। देखो यहां लिखा भी हुआ है प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहां पर है कि कोई भी अगर बिजनेस को एस्टैब्लिश करने से पहले का खर्चा है, जिसकी कुछ आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी बता रखी हैं। कोई भी आपने लाइक रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाया है, कोई पेटेंट राइट्स करवाए हैं, कोई कॉपीराइट्स करवाए हैं बिफोर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, तो उस तरीके के एक्सपेंडिचर को आपने इस कैटेगरी में ही कवर अप करना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अप टू द पॉइंट प्रोडक्शन इज रेडी टू कमेंस और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। सेम वही कंसेप्ट कि अभी काम करना शुरू नहीं किया है, अभी प्रोडक्शन का काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उससे पहले अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जैसे वहां था ना इंटरेस्ट ऑन लोन पढ़ना शुरू हो गया, तो यहां पर भी है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुरू हो गया है ड्यू होना, लेकिन अभी कंपनी फॉर्म नहीं हुई है या अभी प्रोडक्शन का काम स्टार्ट नहीं हुआ है, तो अप टू दैट पॉइंट वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी आप कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में ही कवर अप करोगे। लास्ट पॉइंट जो है वो क्या है, वो है एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द परचेज ऑफ सेकेंड हैंड एसेट एंड ऑन पुटिंग सच एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, जो मैं ऑलरेडी आपको पहले ही बता चुकी हूं। यहां ऊपर ओवरहॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ था, यहां लिखा हुआ है कि अगर हमने कोई सेकेंड हैंड मशीनरी, कोई सेकेंड हैंड एसेट अगर हमने खरीदी है और उसे काम करने की हालात में लेकर आने के लिए अगर हमने उस पर कोई खर्चा किया है, तो हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में ही कवर अप करेंगे। तो ये तो था हमारे पास कैपिटल एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बारे में देखो क्या है, बहुत ही सिंपल, फिर से वही जो मैंने आपको बता दिया कि एक पर्टिकुलर सेशन के रिलेटेड ही विद इन 1 ईयर वाला कंसेप्ट, बस आपने ये बात दिमाग में रखनी है। तो ये क्या है, any expenditure the benefit of which is received during the current year itself, जो आपका करंट ईयर चल रहा है, प्रेजेंट ईयर चल रहा है, प्रेजेंट सेशन चल रहा है, उसी सेशन के दौरान अगर आपने कोई खर्चा किया है और आपको उसका बेनिफिट भी मिल गया, तो आप उस तरीके के उस कंसेप्ट को, उस खर्चे को कौन सा खर्चा बोलोगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलोगे। एज सच all the revenue expenditures are debited to trading
एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये अभी कंसेप्ट, ये ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फाइनल अकाउंट में आएगा हमारे पास जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखेंगे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए अगर हम समझें तो जितनी भी हमारी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होते हैं, जैसे हमने माल परचेज किया है, दैट मीन्स परचेजेस की हैं, तो वो हमारी ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पर आएंगी। वो हमारी तरफ से किया गया खर्चा है। अब अगर मान लो मैंने रॉ मटेरियल परचेज किया, मैंने वो रॉ मटेरियल खरीदा, अब ये थोड़ी ना कि मैं उस रॉ मटेरियल को स्टोर कर रखी रखूंगी। ऑब्वियसली है कि मैं उसके बेसिस पर प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहूंगी ना, कि जितना जल्दी फ्रेश माल से प्रोडक्शन स्टार्ट होगी उतना ही जल्दी वो फ्रेश बना हुआ प्रोडक्ट मेरा मार्केट में सेल होगा। तो इसलिए वो खर्चा जो मैंने किया रॉ मटेरियल को खरीदने पर, उससे बेनिफिट भी तो मैं करंट ईयर में ही डिराइव करूंगी ना, प्रोडक्ट को बनाकर मार्केट में फटाफट सेल कर। तो इसलिए वो खर्चा मेरी तरफ से जो किया गया, जिसका बेनिफिट मैंने विद इन दैट करंट ईयर रिसीव भी कर लिया, तो उसने मैं कौन सा एक्सपेंडिचर बोलूंगी? रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर। सच एक्सपेंडिचर डज not result in an increase in the earning capacity of the business। देखो बोला था ना कि वो एक अर्निंग कैपेसिटी वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अब यही कंसेप्ट है, ये मेन एक डिफरेंस भी है कैपिटल और रेवेन्यू नेचर वाला। तो यहां पर क्या है कि वो जो कैपिटल एक्सपेंडिचर था वो तो हमारी अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर रहा था, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसी भी प्रकार से हमारी प्रेजेंट अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करने में मददगार नहीं होता है। ये सिर्फ मेंटेनेंस करने का काम करता है। दैट मीन्स ये सिर्फ हमें हेल्प करता है कि हमारी जो एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी है ना, वो बस सही तरीके से मेंटेन रहे, उसमें किसी तरह की कोई इंक्रीमेंट का कंसेप्ट इससे रिलेटेड नहीं है। अब जैसे इसकी कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें तो ये क्या है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, कोई भी हमारे ऑफिस एक्सपेंसेस हैं, या हम सेलिंग एक्सपेंसेस करते हैं, कोई पुरानी मशीन पर अगर हमने कोई रिपेयर वगैरह करवानी है, फिक्स्ड एसेट्स पर मेंटेनेंस वगैरह करनी है, जैसे व्हाइट वॉश हो गया बिल्डिंग की, वो होता है ना सफेदी करवाना, तो ये क्या किया जा रहा है? ये सिर्फ फॉर द सेक ऑफ मेंटेनेंस है ना, कोई हमारी अर्निंग कैपेसिटी थोड़ी ना इंक्रीज होगी। तो इसलिए हम इन सब खर्चों को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में कवर अप करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही देखो, पेमेंट फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर रीसेल, वही जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, हमने रॉ मटेरियल परचेज किया इसीलिए ना, ताकि उसे हम सेल आगे फिर से उस पर प्रोसेसिंग कर उसे रीसेल कर सकें। डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फॉर कन्वर्टिंग इट इनटू फिनिश्ड गुड्स। तो ये रहा वो एग्जांपल जो मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द पीरियड आफ्टर द एसेट इज पुट टू यूज। देखो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या पढ़ा था कि बिफोर द एसेट इज पुट टू यूज, उसे हम कवर कर रहे थे कैपिटल एक्सपेंडिचर में। लेकिन जब हम यूज करना स्टार्ट कर चुके हैं, उसके बाद वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन है या कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, उसे हमने इसकी कैटेगरी में कवर करना है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में कवर करना है। तब हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में कवर नहीं करना है। बिल्कुल ऐसे ही रिप्लेसमेंट ऑफ वॉर्न आउट पार्ट ऑफ एन एग्जिस्टिंग मशीन, कोई एक पर्टिकुलर पुर्जा खराब हो गया मशीन का, हमने उसे रिप्लेस करना है, तो वो क्या कहलाया जाएगा? वो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंडिचर कहलाया जाएगा। लॉस फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, अगर फिक्स्ड एसेट्स हम सेल कर रहे हैं, अगर हमें उस पर कोई किसी प्रकार का लॉस है, ये लॉस है, ये रिसीट नहीं, ये नुकसान बन रहा है हमारा, तो हम इस नुकसान को भी रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंडिचर में कवर अप करेंगे। तो यहां पर हमारे इन दोनों पॉइंट्स की, दैट मींस एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से कैपिटल और रेवेन्यू का ये कंसेप्ट जो है वो यहां पर क्लियर होता है। अब इसी एक्सप्लेनेशन के आधार पर हमारे पास दोनों में डिफरेंस बनता है कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कुछ एक आधे पॉइंट्स ऐसे जरूर होंगे जो कि मैं आपको कहूंगी जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर भी कवर अप कर लेंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ में आएंगे। लेकिन अभी हाल फिलहाल के लिए अगर हम समझें तो देखो क्या है कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर हम पर्पस के आधार पर देखें
तो इट इज इनकर्ड फॉर द एक्विजिशन और इरेक्शन ऑफ अ फिक्स्ड एसेट फॉर यूज इन बिजनेस। ये हम इसलिए खर्च करते हैं ताकि हम एक फिक्स्ड एसेट लेकर आ सकें, हम एक फिक्स्ड एसेट को एक्वायर कर सकें ताकि हम उसे बिजनेस में यूज कर सकें। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो क्या कर रहा है, वो इसलिए इनकर किया जा रहा है ताकि जो दिन प्रतिदिन हम बिजनेस को चलाते हैं तो वो सही ढंग से चलाया जा सके। सो इट इज इनकर्ड फॉर द डे टू डे रनिंग ऑफ द बिजनेस। अर्निंग कैपेसिटी के आधार पर अगर बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, लेकिन ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिर्फ एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करता है। यहां लिखा हुआ है इट इज इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग दी अर्निंग कैपेसिटी, मैं तो कहूंगी यूं लिखो कि इट इज इनकर्ड फॉर मेंटेनिंग दी एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी। एक एग्जिस्टिंग वर्ड और यहां पर ऐड कीजिए। अब अगर हम बात करें पीरियड की, दैट मीन्स टाइम पीरियड की, तो यहां पर क्या है कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो तो मोर देन 1 ईयर वाला है, क्योंकि हम आने वाले कई सालों तक, जैसे मैंने प्लांट खरीद लिया, मशीनरी खरीद ली, लैंड खरीद ली या बिल्डिंग खरीद ली, तो मैं तो आने वाले कई सालों तक उसका बेनिफिट एंजॉय करूंगी। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें क्या होता है कि जो बेनिफिट है वो विद इन मैक्सिमम पीरियड ऑफ 1 ईयर, विद इन 1 करंट ईयर ही हम डिराइव कर लेते हैं, तो उसका बेनिफिट एक ही साल के अंदर अंदर एग्जॉस्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो देखो इट इज डेबिटेड टू रिलेटेड एसेट अकाउंट, क्योंकि ये एसेट्स से रिलेटेड है, जैसा कि हमने थ्योरी में स्टार्टिंग में पढ़ा था। लेकिन जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये एसेट्स से नहीं, ये एक्सपेंसेस के अकाउंट से रिलेटेड होता है। परचेज करना रॉ मटेरियल, तो परचेजेस अकाउंट ओपन करते होते हैं तो वो हमारे लिए एक तरीके से एक्सपेंस है हमारा। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने कोई इंटरेस्ट ऑन लोन की बात की, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करी, अगर हमने रिपेयर्स की बात की, तो वो सब चीजें हमारी क्या हैं, वो हमारी एक्सपेंसेस हैं। अगर हम नेचर ऑफ अकाउंट की बात करें, देखो जिसे ये समझ में आ गया कि ये एसेट से रिलेटेड है और ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड है, तो वो बंदा आराम से समझ सकता है, क्योंकि एसेट्स को हम रियल अकाउंट की कैटेगरी में कवर करते हैं और एक्सपेंसेस को हम नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में कवर अप करते हैं। अब बात करें प्रेजेंटेशन की कि इन्हें शो कहाँ किया जाता है, तो ये भी हम पढ़ चुके हैं और इस पॉइंट को हम बेटर जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वाला चैप्टर कर लेंगे, जो कि इसके बिल्कुल नेक्स्ट ही है, 21st चैप्टर ही है, तो तब हमें ये बेटर तरीके से समझ में आएगा कि भाई कैपिटल एक्सपेंडिचर क्योंकि एसेट्स से रिलेटेड है और एसेट्स को हम कहाँ शो करते हैं फाइनली, बैलेंस शीट में। क्योंकि मैंने आपको जब अकाउंटिंग इक्वेशंस वाला कंसेप्ट करवाया था तब मैंने आपको हल्का सा एक व्यू दे दिया था कि बैलेंस शीट किस तरीके से बनती होती है, तो इसे हम बैलेंस शीट में शो करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इसमें क्योंकि एक्सपेंसेस से ये रिलेटेड है और एक्सपेंसेस को हम जनरली ट्रेडिंग या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो ये एग्जाम्पल्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बिल्कुल वही है, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स से रिलेटेड है तो इसलिए इसमें एसेट्स लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सब चीजें कवर होती हैं। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो क्योंकि ये एक्सपेंसेस से रिलेटेड है तो इसमें रेंट है, सैलरीज है, रिपेयर्स है, डेप्रिसिएशन है, परचेजेस है, ये इस तरीके के जो रिपेयर्स है टू मशीनरी या कोई भी एसेट हुआ, तो इस तरीके के जो खर्चे हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये सब हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कवर अप होते हैं। सो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया कि क्या कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है और क्या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। मुझे उम्मीद है कि यहां तक का सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जिसमें हम अपने इस चैप्टर को और आगे स्टडी करेंगे, रिसीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि क्या होती है कैपिटल रिसीट और क्या होता है रेवेन्यू रिसीट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दी वीडियो। बने रहिए चैनल के साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियोस को शेयर करना, लाइक करना और अपने व्यूज कमेंट बॉक्स में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू सो मच वंस अगेन एंड हैव अ नाइस डे।